प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता पीजी कॉलेज, सादुलपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इन दिनों वो है डीएनए, जो कि मैंने आपको कह रखा है कि इक्वली इम्पॉर्टेंट इन ऑल क्लासेस इंक्लूडिंग 12th ऑल्सो। और आज हम उसी के एक नेक्स्ट सेगमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के बाद में आप समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। वो है डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी यूजफुल पार्ट, रेप्लिकेशन। इसका हमने पहला पार्ट कल पढ़ा था, एंजाइम, जो कि बेसिक समझ आप में डेवलप करता है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। लेकिन मेन पार्ट अगर हम बात करें तो आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 2 इसका नाम दे देते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में कि कौन से पार्ट में कौन सा भाग है। यहाँ पर है मेन रेप्लिकेशन। मेसेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई में, उसके बिहाफ में उन्होंने जो रेप्लिकेशन मेथड बताई, तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए होता है। ये मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जो आपको समझनी है। सर्कुलर डीएनए है इस प्रकार से। अब उनमें ओरिजिन ऑफ पॉइंट जो है वो एक जगह हो सकता है, एक जगह उनका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट इस प्रकार से दोनों स्टैंड खुलेंगे और जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा फिर वो वहीं पर आकर मिल जाएगा, इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, एक जगह पर अटैच हो जाएगा। तो उनकी जो डायरेक्शन थी रेप्लिकेशन की वो थी 5' to 3' इन ओनली वन वे, क्योंकि सर्कुलर डीएनए है तो निश्चित रूप से वहीं पहुंचना है जहाँ से हमने शुरू किया था। लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट में ये बात देखने में आएगी जो यूकैरियोटिक जीव हैं उनके अंदर डीएनए का जो टाइप है वो सर्कुलर डीएनए टाइप नहीं है, सर्कुलर प्रकार का नहीं है। इसीलिए जो सर्कुलर डीएनए में जो मेथड लगती है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। ओकाजाकी नामक जो साइंटिस्ट हुए, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं ओकाजाकी, उन्होंने 1962 में फर्दर सर्कुलर डीएनए के अलावा जो डीएनए है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने प्रामाणिक रूप से ये प्रस्तुत किया कि यूकैरियोट में एक ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है, एक के साथ अनेक, मतलब एक जगह से स्टार्ट होने के अलावा अन्य अनेक जगहों से भी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। ये बात ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने बताई। यह कार्य दोनों रज्जुओं पर साथ साथ कई बिंदुओं पर प्रारंभ होता है। इस प्रकार डीएनए की दोनों अकुंडलित जो रज्जुएं हैं उन पर डीएनए के कई नवीन फ्रेगमेंट बन जाते हैं, कई नवीन खंड बन जाते हैं, जिनमें जो खंड बनते हैं उन खंडों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो आप मेनली कंक्लूजन क्या निकालेंगे? मेनली आप एक कंक्लूजन निकालिए कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन पॉइंट जो है वो तो एक होता है, इसीलिए उनमें एक डायरेक्शन में डीएनए का निर्माण होता रहता है। जबकि यूकैरियोट में एक से ज़्यादा ओरिजिन पॉइंट होते हैं, इसीलिए उनके अंदर ओरिजिन पॉइंट के बिहाफ में अनेक फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों टाइप से हो सकते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हम पढ़ चुके हैं। हम एक बार सिर्फ समझने के बिहाफ में पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसको अब अगर हम डीएनए माने यूकैरियोट का, इसका ये 5' पॉइंट मान लीजिए। अगर ये 5' पॉइंट है तो ये 3' हो जाएगा, ये 5' है तो ये 3' हो जाएगा। इस प्रकार से ये पॉइंट है। रेप्लिकेशन जब भी कभी होना है तो ये जो कुंडलन है वो खुलने हैं और खुलने की वजह से यहाँ पर
एक फॉर्क का निर्माण होना है जिसको हम वाई फॉर्क कहते हैं। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दो स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, जिनमें से एक का सिरा 5' है, दूसरे का सिरा 3' है। और डीएनए का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो हमेशा कहाँ होता है? 5' to 3'। ये आपको ध्यान होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेट ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। अगर इस डायग्राम को और जस्टिफाई करें और समझें तो एक बार हम सीधा लाइन खींच लेते हैं कि एक डीएनए निर्माण यहाँ से यहाँ हुआ और एक डीएनए निर्माण यहाँ से यहाँ हुआ। तो 5' यहाँ है तो यहाँ क्या आएगा? 3' आएगा। और यहाँ पर 3' है तो 5' यहाँ आएगा। इसका मतलब इसका वो सिरा क्या है? 3' है। इसका ये सिरा क्या है? 5' है। अंडरस्टूड है? हमने क्या कहा? रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑलवेज अकर इन 5' to 3'। इट मीन्स ये निर्माण इधर चल रहा है और ये निर्माण इधर चल रहा है। ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि किस प्रकार से। अब अगर हम इसको और आगे लेके जाएं तो आप पाएंगे कि ये जो वलय खुलेगी, वलय जब मतलब रिंग और खुलेगी तो ये स्ट्रैंड तो आगे बढ़ जाएगा इधर, क्योंकि खुलेगी तो आगे ही जाना। लेकिन ये तो यहाँ से शुरू हुआ था और इधर गया, तो इसके पीछे जो गैप बनेगा वो तो यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स है वो क्या होंगे? टुकड़ों में बनेंगे। देखो इस प्रकार से। तो एक सिरा ऐसा होता है जहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रैंड खुलता जाएगा वैसे वैसे डीएनए का निर्माण होगा। तो प्रत्येक टुकड़े का एक सिरा 5', दूसरा सिरा 3' होगा। ये बात इसमें देखो। तो यहाँ पर डीएनए का एक स्ट्रैंड जहाँ पर कंटिन्यूस डीएनए का निर्माण हो रहा है उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्या नाम देंगे? लीडिंग। और दूसरा जहां पर डिसकंटिन्यूअस ऐसा हो रहा है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्लाइटली बिहाइंड होता है, ये स्लाइटली आगे होता है, लीड करता है, आगे बढ़ता है। चलिए इसको हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और बात करेंगे। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो हमने कल ही बात कर ली थी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इनको कहा गया है। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जो कि छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में बढ़ रहे हैं, इनको जोड़ने का जो कार्य है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। ये मैंने आपको कल कहा था, कल इसके बारे में बात की थी। चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं। सबसे पहले है अनकॉइलिंग, अनवाइंडिंग। पहला पॉइंट है अकुंडलन, डीएनए का अकुंडलन। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से अगर डीएनए हेलिकल है इस प्रकार से, तो पहली जो प्रोसेस हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी कॉइलिंग, इट मीन्स अनबाइंडिंग, इसको खोलने की। तो एक साथ नहीं खुलता है, किसी एक पॉइंट से ये शुरू होता है, किसी एक सिरे से ये शुरू होगा और अनवाइंडिंग प्रोसेस जो है वो आगे की ओर चलती चली जाएगी। अनवाइंडिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम काम आते हैं जो कि एक साथ फंक्शन करते हैं, जिनमें बेसिकली हेलिकेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, ये कुछ एंजाइम शामिल हैं। तो देखते हैं अनवाइंडिंग हमेशा यहाँ से शुरू होती है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी अनवाइंडिंग शुरू हो गई है, तो ये अनवाइंडिंग है। इस अनवाइंडिंग में हेलिकेज एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है, कल ही बात की थी हेलिकेज एंजाइम। इसके अलावा टोपो आइसोमेरेज, और ये तो अनवाइंडिंग प्रोटीन हो गए। इसके अलावा जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आप समझ पा रहे हैं कि एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किस प्रकार से क्या कार्य करेगा। जहाँ तक हम जो दोनों इसके जो फ्रेम बन रहे हैं ये और ये, सबसे पहले तो अनवाइंडिंग करने का कार्य तो इसने कर दिया,
हेलिकेज एंजाइम ने, हेलिकेज एंजाइम जो है वो इनके ट्विस्ट को खोलता है। और उसके बाद में हम टोपोइसोमरेज की अगर बात करें तो वो ये जो ऐठन बनी है या ये जो कुंडलन है वापस ना हो जाए। किसी रस्सी को अगर आप खोलते हो तो जैसे छोड़ोगे वैसे ही वापस क्या हो जाएगी, वो कॉइल हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इस कार्य में सहायता कौन करता है? टोपोइसोमरेज करता है। अब इसमें पूरे में हम देख पा रहे हैं कि बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ भी बने हुए हैं, क्योंकि दोनों सिंगल स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड है। तो इनको बिल्कुल रेप्लिकेशन के लिए तैयार करने के लिए इनको काटना पड़ेगा। इसको काटने का जो कार्य है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का जो कार्य है, वो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा? इनको ब्रेक करेगा इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये डीएनए आपस में क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड जब एंडोन्यूक्लिएज की वजह से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो अब समस्या ये आ सकती है कि ये जो बैंड जो कि स्टिकी नेचर के हैं आपस में कहीं बॉन्ड ना बना ले, कहीं वापस जुड़ न जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो प्रॉब्लम है एज इट इज रह जाएगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर सभी जगह विशेष प्रकार के प्रोटीनों का आगमन हो जाएगा। उनको हम SSB प्रोटीन कहेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहेंगे, ये आप जानते हैं। चलिए, पहली स्टेप है कुंडलन की, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम शामिल हैं। वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? हेलिकेज ट्विस्ट को खोलता है, टोपोइसोमरेज ट्विस्ट को होने नहीं देता है, एंडोन्यूक्लिएज जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर रहा है, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन ब्रेक्स से उत्पन्न हुए बैंड को रीबॉन्ड होने से रोकता है। तो 4 प्रकार के एंजाइम आपके सामने हैं जो कि कितनी दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं आपने समझा है। पहला पॉइंट ये हुआ। मैं आपकी सुविधा के लिए हर एक डायग्राम को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कहीं सर हम क्या करें। अब है दोनों स्ट्रैंड जो खुले हैं उनकी कैसी फॉर्मेट बनेगी वो, और आरएनए प्राइमिंग, आरएनए प्राइमिंग, ये पॉइंट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला है कुंडलन, दूसरा ये। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं, ये कुंडलन खुल गए, ये खुल गया। क्यों खुला? पहले पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया, इनके बॉन्ड टूट गए। ये बॉन्ड दिखा देते हैं, बाकी टूटे हुए बॉन्ड, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग, ये एक दूसरे से अलग। आप इस सिरे को 3' मान लीजिए, 5' मान लीजिए, ये 3' ही ठीक है, और इसको 5' मान लीजिए। आप सपोज इमेजिन करिए कि ये स्ट्रक्चर अभी खुलनी शुरू ही हुई है, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर खुलनी शुरू ही हुई है तो धीरे 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 खुलती जाएगी, समझ गए। ये सिरा क्या है? 3' सिरा है। ये सिरा क्या है? 5' सिरा है। तो डीएनए का निर्माण हमेशा कौन से सिरे पर होता है? कौन से पॉइंट से शुरू होता है? 5' से। यहां भी कौन से सिरे से होगा? 5' से, क्योंकि इसके अपोजिट में 3' है, इसके अपोजिट में 3' है। तो ये इधर बनना शुरू हो रहा है कंटिन्यू, और ये इधर बनना शुरू हो रहा है। जो मैं बात करने वाला हूँ उसके ऊपर ध्यान देना आप। अब सपोज दैट थोड़ा सा और खुल जाता है, ये हल्का सा और, तो अब देखो स्थिति क्या होने वाली है। मान लो कि ये इतना खुल गया, पहला पार्ट ये यहाँ तक था, अब ये इतना खुल गया। ये कौन सा सिरा था? 3'। ये यहाँ भी 3' ही था, यहाँ 5' था, यहाँ भी
5 डैश ही रहेगा, वो तो पॉइंट की बात चल रही है। हम जब बात करें तो यहाँ पर 5 डैश सीरे ने क्या बनाया, डीएनए बनाया। अब ये पीछे सॉरी आगे बढ़ गया था, यहाँ बना था वो नया 5 डैश, ये अब ये नया खुल गया हिस्सा, नया खुल गया तो यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसको कंटिन्यू वे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 डैश है और ये इधर नया डीएनए बनाएगा, तो ये हिस्सा नया खुला है, तो ये तो आगे जा चुका, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये जो नया बनाया वहाँ पर क्या होगा, एक नया डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हर बार जैसे जैसे ये चेन खुलती जाएगी वैसे वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये होता चला जाएगा। चलिए और डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। अभी सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेरी जो बात है वो आप शायद समझ गए होंगे। जो मैंने कहा है अभी, ये 3 डैश सिरा है, ये 5 डैश सिरा है। अब हमारा हेडिंग है आरएनए प्राइमिंग। डीएनए का ये जो भाग है इस पर कभी भी डायरेक्ट नए स्ट्रैंड का निर्माण नहीं होता है। इसके लिए जिस प्रकार से दीवारों के ऊपर जो कि जिंक ऑक्साइड से बना हुआ रेड कलर का एक कलर होता है वो किया जाता है, उसके बाद कलर होता है, वैसे ही यहाँ भी इनिशिएशन के लिए केवल डीएनए पॉलीमरेज 3 आवश्यक नहीं है, उसके साथ आरएनए प्राइमर होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम दीवारों पर लगाते हैं तो यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर आकर जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से। ये एक 60 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई संरचना है, 60 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई संरचना है। और जैसे ही ये यहाँ आकर अटैच होता है वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज भी सक्रिय रूप से इसकी सहायता करता है। और इसका जो 3 डैश सिरा होगा, ये तो हो गया इसका 5 डैश सिरा, आप सभी जानते हैं क्योंकि 3 के सामने, और ये उसका हो गया 3 डैश सिरा। प्राइमर की बात कर रहा हूँ मैं, आरएनए प्राइमर की, आरएनए प्राइमर। ये 3 डैश सिरा जो होता है वो 3OH सिरा होता है। तो यहाँ पर एक्टिव कौन सा एंजाइम हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्टिव हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लाएगा DNTPs, डीऑक्सी N4 न्यूक्लियोटाइड जो ATGC कोई भी उसका ट्राईफॉस्फेट है। तो ये अपने जो पेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग आते जाएंगे और यहाँ पर आकर इससे अटैच होते शुरू हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे किसकी सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से। और ये बॉन्ड यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 की सहायता से पूरा होगा और ये डीएनए चेन कंटिन्यूसली आगे चलती जाएगी क्योंकि उसको आगे से आगे क्या मिल रहा है, मार्ग मिल रहा है। इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और आप कह सकते हो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एक बार आप फिर से इसको देखिए, रिवाइज कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं डीएनए संश्लेषण के लिए आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जो आपके सामने दिख रहा है आपको। जिस प्रकार से गेट के ऊपर एक कलर लगाते हैं जिंक ऑक्साइड से, वो रंग को पकड़ता है, उसी प्रकार से प्राइमर हेल्प करता है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अकेला रेप्लिकेशन प्रारंभ नहीं कर सकता, ये सिंगल रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। आरएनए प्राइमर जो है वो 3 डैश सिरे पर एक विशिष्ट स्ट्रक्चर ग्रुप में आकर जुड़ जाता है, जिसका 3 डैश पार्ट जो है वो ओपन रहता है। ये 3 डैश सिरा इसका क्या है, ओपन है। और उसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आकर जमा होते जाते हैं और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं। ये निर्माण जो है वो 5 डैश से 3 डैश की ओर होता है। ये हो गई, इसकी बात रिपीट कर दी मैंने। अब इधर आ जाइए आप, सेम फिनोमिनन यहाँ होना है, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है वो छोटे टुकड़ों में है। जैसे पहले इतना भाग खुला, फिर इतना भाग खुला हुआ होगा, फिर इतना भाग खुला,
फिर इतना भाग खुला। तो ये जब भाग खुला तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर आकर जुड़ा, फिर वही क्रिया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने यहाँ पर की होगी, डीएनटीपी को लेकर आए और यहाँ पर नई चेन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर नया निर्माण कहाँ है, 5' to 3'। फिर दोबारा यहाँ खुल गई, तो वही प्रोसेस यहाँ दोबारा से हुई, आरएनए प्राइमर, वही सेम फिनोमिनन, नई चेन, फिर रिपीटेशन, फिर नई चेन, और कंटिन्यूसली इस भाग में ये होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार छोटा भाग जो पीछे से खुलता है उसके लिए हमें नए समीकरणों की जरूरत होगी। इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो कि इन साइंटिस्ट के सम्मान में ही रखे गए। प्रोकैरियोट में निर्माण की जो दिशा है वो बेसिकली 5' से 3' की ओर है, वो कंटिन्यूस थी वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जो सूत्र बन जाता है वो एक साथ बनता है। अब यहाँ पर आप देखो कि एक साथ कई पॉइंट हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर चलिए कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप एक साथ कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बन गए हैं, इसीलिए ये जो रॉ मटेरियल है वो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, बार बार काम आता है। प्रोकैरियोट की जहाँ तक बात करें वहाँ पर एक बार आरएनए प्राइमर आकर जुड़ेगा, सिर्फ एक बार, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, उसको वहाँ से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके वो जो गैप है उस आरएनए प्राइमर से बना हुआ उसको फिल कर देगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो क्रिया है इसको हम कहेंगे निक ट्रांसलेशन, जो कि हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अलग वे में देखने को मिलेगा। पहली बात तो कि ये जो चेन है वो इलोंगेट होगी, जो कि पहले छोटा था, फिर तो चेन का क्या होगा, इलोंगेशन। चेन के इलोंगेशन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, इलोंगेशन में। ये बात आप याद कर लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये इलोंगेशन में सहायता करता है। तो यहाँ पर इलोंगेशन किसकी वजह से होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वजह से होगा, क्योंकि उसको टेम्पलेट मिलती चली जाएगी और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों स्ट्रैंड बन जाएंगे और फाइनली ये दोनों भाग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो अब बारी आ जाएगी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। वो यहाँ पर इन भाग को क्या करेगा, कट कर देगा, हटा देगा, और जो गैप बना हुआ है उस गैप को भी वो क्या कर देगा, फिल कर देगा। फिल करने के बाद में डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को वो जोड़ देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो याद कर लो कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो तो चेन के निर्माण को प्रेरित करता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मरम्मत का कार्य करता है, क्योंकि जो गैप बना है आरएनए प्राइमर की वजह से उसको फिल करने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा। तो ये दोनों भाग फाइनली एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग, ये लो अलग हो जाएंगे, और एक स्ट्रैंड इधर और एक स्ट्रैंड इधर, नए डीएनए। तो 50% भाग यहाँ पर मदर डीएनए का है दोनों ओर, और 50% भाग यहाँ पर नया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ जाए। काफ़ी हद तक आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या एक बार रेफरेंस बुक में ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना काम आएगा, और लाइफ टाइम काम आएगा अगर आप स्टडी में रहेंगे तो आप इसको बार बार देखें, अध्ययन करें। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी, साथ ही इसको शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।